हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। चलिए आज हम लोग करेंगे होम साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ठीक है, जल्दी आपके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी होम साइंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं। तो पुराने व्यूवर जो है हमारे, वो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। साथ में जो नए व्यूवर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा। ओके, सो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। ठीक है, यानी यहाँ पे फैट्स के डाइजेशन की बात हो रही है। तो अति इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कौन सा है। ठीक है, चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी पर्यवेक्षक एग्जाम 2012 में पूछा गया एवं फिर 2013 में, यानी दो बार ये रिपीट हो चुका। तो ये सारे वही क्वेश्चन जो रिपीट हो गए टीजीटी एवं पीजीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अलग से नोट्स बना लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका पहला राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी लाइपेज। लाइपेज की बात हो रही है, यानी वसा को पचाने के लिए लाइपेज नामक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से डाउट क्लियर हुआ। यस लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके ऑक्सीडेशन से सबसे अधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीडेशन से सबसे अधिक ऊर्जा प्रति ग्राम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यानी प्रति ग्राम के बारे में। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है आपका ऑप्शन है, यानी वसा। ये भी आपका पर्यवेक्षक एग्जाम जीआईसी 2012 में पूछा गया था। अगर हम बात करें वसा या लिपिड्स, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। लिपिड्स शारीरिक संरचना का एक आवश्यक भाग है, यानी 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यानी कितना, 1 ग्राम से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नोट कर लीजिए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। तो ये भी आपका आया था जीआईसी पर्यवेक्षक एग्जाम 2012 एवं 2013 में। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल के आया वो है आपका ऑप्शन है, यानी ओलिक अम्ल, ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड ये क्या है, ये एक मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूफा के नाम से जानते हैं, जो स्वाभाविक रूप से विभिन्न पशु और वनस्पतियों, वसाओं और तेलों में होता है। तो यहाँ समझ गए ना, पूफा का मतलब क्या है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, मूफा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल अच्छे स्रोत होते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही किसकी, वनस्पति तेल के बारे में, किसके अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पर्यवेक्षक एग्जाम 2013 में पूछा गया एवं फिर 2014 में पूछा गया, यानी दो बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। ठीक है, यानी क्या है, पॉली असंतृप्त वसीय अम्लों के अच्छे स्रोत होते हैं कौन, वनस्पति तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा अघुलनशील होती है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है कि फैट किस चीज में नहीं घुलता। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पानी में वसा अघुलनशील होती है। यह आपका पीजीटी एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो वसा पानी में अघुलनशील होती है, वसा में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है तथा वसा का अंतिम सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि इसी के वजह से वसा के अणु जल के अणु से भली भांति इंटरेक्ट नहीं हो पाते। फलस्वरूप क्या होता है, वसा जल में अघुलनशील हो जाता है। तो यहाँ पे डाउट क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की क्रिया मिनट में है। देखिए अब ये भी क्वेश्चन था पीजीटी एग्जाम, यहाँ पे तो सेकंड की बात हो नहीं रही है, यहाँ पे मिनट के बारे में पूछा जा रहा है।
सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 12 से 16। एक स्वस्थ मानव के औसत श्वसन दर 12 से 16 बार मिनट यानी होती है। श्वसन द्वारा प्रति मिनट लगभग 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। कितना? 250। ये भी नोट कर लीजिएगा, 250 ml मालूम है ना। तथा 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी 220 ml हम बाहर निकालते हैं और 250 ml ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा के लिए आजकल इस्तेमाल के लिए क्या धारणा है? ये क्वेश्चन आपका था पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। ओके, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रही है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं असंतृप्त वसा। वसा के इस्तेमाल के विषय में आधुनिक धारणा के अनुसार वसा का इस्तेमाल असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, क्योंकि अनसेचुरेटेड फैट हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, जो कि हृदय रोगों का एक कारण है। ये अधिकांशतः तरल वनस्पति तेलों, अखरोट, सूरजमुखी इसमें मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सबसे घनिष्ठ संबंध किससे? देखिए यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है। पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, फिर सबसे घनिष्ठ संबंध भैया किससे है? समझ रहे ना। ये भी पीजीटी एग्जाम 2005 का क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। क्यों? वसा। वसा इज द राइट ऑप्शन। अब हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें तो कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से वसा से संबंधित है। ठीक है, वसा और कोलेस्ट्रॉल दोनों अलग अलग प्रकार के लिपिड्स हैं जो जल में अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ हैं। यद्यपि कि दोनों प्रायः एक साथ भोजन तथा रक्त में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों की संरचना बहुत ही अलग अलग होती है तथा कुछ ही गुण दोनों में सामान्य होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो मुख्यतः यकृत से स्रावित होकर शरीर की कार्य प्रणाली को सही रखने के लिए उचित पारगम्यता व तरलता बनाए रखता है। ठीक है, ये सभी पशुओं और मनुष्यों के कोशिका झिल्ली समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है। ये हमारे शरीर में हार्मोन्स, पाचक रस व विटामिन डी का निर्माण करता है, जो चर्बी को पचाने में सहायक होता है। समझ कह रहे हैं ना, इतना लंबा टॉपिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही किसकी? रेशेदार खाद्य पदार्थ की। ये भी क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2005 में पूछा गया था अच्छी तरीके से, और रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो निकल के आया ऑप्शन है, यानी सही पाचन के लिए, भोजन के सही पाचन के लिए रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं। आहारीय रेशे पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते किंतु मूल रूप से भोजन के पाचन में अत्यावश्यक योगदान करते हैं। रेशे शरीर की कोशिकाओं की दीवार का निर्माण करते हैं। भी साफ रखिएगा, सॉरी याद रखिएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइपेज क्रिया करता है। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है किसकी? लाइपेज के बारे में बात हो रही है, डायरेक्ट याद रखिएगा। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी वसा पर। पीजीटी एग्जाम यानी 2006 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपके। तो अगर हम लाइपेज की बात करें तो लाइपेज एक एंजाइम है, सभी को मालूम है, जो भोजन से प्राप्त होने वाले वसा को छोटे कणों में तोड़ देता है, जिन्हें ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल कहते हैं। लाइपेज की थोड़ी मात्रा, जिसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, अमाशय की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ तक सबको डाउट क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करना हानिकारक है। अब देखिए यह पहली बार क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया था। यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन बी यानी एक्रोलिन। अब ऐसा क्यों? वसा तथा तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है जिसे एक्रोलिन या प्रोपेनोल
H2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्रोलिन वायु वातावरण तथा भोजन में सर्वत्र पाया जाने वाला एक यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट, वनस्पति घी एवं जंतु वसा तथा एमिनो अम्लों में पाया जाता है। ये भोजन को अधिक देर तक पकाने, पेट्रोलियम ईंधन के दहन तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से भी उत्पन्न होता है। एक्रोलिन को कैंसर कारक भी माना जाता है। काफ़ी डेंजर है, काफ़ी खतरनाक है। यानी अगर हम वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करते हैं तो ये हमारे बॉडी यानी हमारे लिए हानिकारक है। तो आज से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज कहाँ पाया जाता है। तो अगर आपको मालूम हो तो राइट ऑप्शन बता सकते हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ये भी क्वेश्चन था आपका टीजीटी एग्जाम 2005 का। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी अग्नाशी रस में। अब क्या है अग्नाशय, किसी को मालूम है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी से अग्नाशयी या क्लोम रस स्रावित होता है। अग्नाशयी रस स्वच्छ क्षारीय द्रव है जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहला एमाइलेज माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज वसा को पचाते हैं। तो ये जो एंजाइम्स है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, 3 ऐसे हैं जो वसा को पचाते हैं। लाइपेज क्या करता है? वसा को पचाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन को। एमाइलेज क्या है? माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को। ओके, डाउट क्लियर है? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये भी क्वेश्चन था टीजीटी एग्जाम 2009 में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन बी यानी 350 ग्राम। यानी जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ से डाउट क्लियर है सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा में घुलित विटामिन कौन सी है? यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट वसा के बारे में। ठीक, तो अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों। विटामिन को 2 प्रमुख वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी तथा सी, एवं वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। यानी अगर हम बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन को सीधे एडेक नाम ले लेंगे, और अगर हम जल की बात हो रही है तो बी एवं सी जो कि जल में। ठीक है, बी सी जल में। इसके अलावा कोई भी विटामिन है वो क्या है? आपके वसा में घुलनशील है। ठीक है, एडेक ए, डी, ई और के। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई भी अगर मोटा व्यक्ति है तो वो ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। क्या कम करना चाहिए उसे? ये भी क्वेश्चन आपका आया था टीजीटी एग्जाम 2009 में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन ए यानी वसा। यहाँ पे डायरेक्ट फैट्स के बारे में हो रहा है। ठीक है, यानी एक मोटे व्यक्ति को खाने में वसा का कम प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक वसा संचित होने से मोटापा हो जाता है एवं त्वचा तथा आहार नाल के ऊपर वसीय ऊतक के संचित होने से पेट निकल जाता है, यानी शरीर का वजन बढ़ने लगता है। इसलिए क्या है कि हम वसा को कम कर दें। ठीक है, तो थोड़ा अपना डाइट पे ध्यान दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही किसके बारे में? कैलोरी के बारे में पूछ रहा है। यानी सबसे अधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन आपका आया था टीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे था ऑप्शन ए यानी शुद्ध घी। जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन आपको दे, यहाँ से चेंज भी कर सकता है। तो इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध घी से सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है।
दूध में विद्यमान वसा को जब पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में अलग कर लिया जाता है तो उसे घी कहते हैं। घी मक्खन अथवा क्रीम से तैयार किया जाता है। घी में विटामिन ए तथा डी पाए जाते हैं। शुद्ध वसा ही घी कहलाता है। यहाँ से क्लियर है? किसी को अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपत्ति दर्ज करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपत्ति दर्ज भी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे सीधे से बात हो रही है फैट के बारे में और पाचन डाइजेशन के बारे में। एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका आया था टीजीटी एग्ज़ाम 2010 का क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो भी क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल के आया था वो था आपका ऑप्शन सी, यानी लाइपोलिटिक एंजाइम। तो भैया अब ये लाइपोलिटिक एंजाइम्स है क्या? तो हम बात करें तो वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम्स को लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, यानी संतृप्त तथा असंतृप्त वसा, ठीक है। सेचुरेटेड फैट एवं अनसेचुरेटेड फैट्स। इंग्लिश वाले थोड़ा से इसी है थोड़ा हिंदी की अपेक्षा, ओके। तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई ना लाइपोलिटिक एंजाइम के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पित्त आवश्यक होते हैं। अब आखिरकार पित्त आवश्यक क्यों होते हैं? ये भी क्वेश्चन था आपका टीजीटी एग्जाम 2010 में पूछा गया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी, यानी वसा के पाचन के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वसन पाचन के लिए पित्त आवश्यक होते हैं। पित्त हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। कौन सा क्षारीय होता है? पित्त लवण भोजन की वसा का एमिल्सीकरण करते हैं। इससे वसा छोटे छोटे बिंदुओं में टूट जाती है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है, ठीक है। यानी रस का जो स्राव होता है निकलता कहाँ से? यकृत करता है। समझ रहे हैं ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी लाइपेज। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया था, यानी ये 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज या पित्त रस की सहायता से वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है तथा पित्त रस वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलता है। समझ रहे हैं ना बात? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया यहाँ पे डायरेक्ट वसा की यानी फैट्स की कमी हो तो कौन सा रोग होगा? कभी सुना है? ये भी क्वेश्चन आपका आया था टीजीटी एग्जाम 2011 में। तो अब भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन जो था वो आपका ऑप्शन भी, यानी फाइनोडर्मा। अब फाइनोडर्मा है क्या? तो अब हम बता रहे हैं, सुनिएगा। वसा की कमी से फाइनोडर्मा नामक त्वचा रोग हो जाते हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप होते क्या है? पीठ, पेट और टांगों के बाहर छोटे छोटे नुकीले दाने निकल जाते हैं। यह रोग वयस्कों और बच्चों को होता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, यानी इसके जो लक्षण हैं, वो क्या है कि पीठ, पेट और टांगों के बाहर छोटे छोटे नुकीले दाने निकल जाते हैं और ये रोग वयस्कों एवं बच्चों को होता है। समझ रहे हैं बात? तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रैक्टिस सेट सभी तक पहुंचता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।